प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी के इस थर्ड वीडियो में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली यूजेस द गवर्नमेंट पावर ऑफ स्टेट्स। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं ही डायरेक्ट रूप से किसी स्टेट की पावर का पूरी तरह प्रयोग करती है। इट डिसाइडेड अबाउट various policies, forms laws, appoints administrative representatives and can also remove them from their offices। इसमें यह फैसले लेती है कि कैसे कानून बनाए जाएं, प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करना, ये सब इसी में नियत होता है। अब जैसे कि इसमें हर्न शाह ने कहा है, इन इट्स एक्चुअल मीनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सच गवर्नमेंट इन विच द एंटायर पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद और विदाउट रिप्रेजेंटेटिव यूजेस द पावर ऑफ गवर्नेंस। मतलब कि वास्तविक अर्थ में जो डेमोक्रेसी है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि जनता जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो या ना हो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। Hansa's views is directly applicable on democracy. It is worth mentioning here that this type of direct democratic form of government was found in the towns and state of ancient Greece and at present times। उन्होंने यह बताया है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पुराने ज़माने में यूनान शहर के टाउन और स्टेट्स में होती थी और प्रेजेंट में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 पार्ट्स में ही पाई जाती है प्रेजेंट टाइम में। इन फैक्ट the system of direct democratic government is possible only in small states with less population, but at present time most of the states are large in contrast to their size and population, and therefore it is not possible to implement this system in these states। अब पहले क्या होता था कि जनसंख्या कम होती थी लोकतांत्रिक शासन में, किंतु आज की डेट में क्या है, अधिकांश जो स्टेट हैं वहाँ पे साइज भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं, इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। अब इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In modern time, indirect or representative democracy is found in almost all the democratic states. In this, the public does not use the power of governance directly, but instead it uses this power through its elected representatives। अब इसमें क्या होता है कि पब्लिक डायरेक्टली तो नहीं कर पाती अपनी पावर का प्रयोग, बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से करती है। अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, indirect or representative democracy is such system in which the entire population or a large part of the population uses the power of governance through its representatives whom it elects from time to times। अब J.S. Mill ने इसकी व्याख्या दी है कि इस टाइप की डेमोक्रेसी में प्रतिनिधि जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकतंत्र में, वो जो है संपूर्ण जनता या जनता की जो मेजॉरिटी शक्ति होती है उसके प्रयोग से चुने जाते हैं और जनता उन्हें समय समय पर चुनती है। और इसी आधार पे कई और स्कॉलर्स भी हैं जिन्होंने J.S. मिल्स के समान ही डेफिनेशन दी है। सम मेजर डेफिनेशंस इन दिस कंटेस्ट आर एज फॉलोज। कुछ लोगों ने इस तरह से दी है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर ऑफ गवर्नेंस ऑफ ए स्टेट इन जुडिशियल फॉर्म does not lies in some special group or groups, instead it lies in the hands of members of the entire society। इनका कहना है लॉर्ड ब्राइस का कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें स्टेट की जो शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। Democracy is that system of government in which most part of a nation is the ruler। प्रोफेसर डाइसी ने बोला है कि यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिकांश भाग जो है रूलर के पास होता है। अब सैली ने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट इन विच एवरी पीपल हैव पार्ट। मतलब हर लोकतंत्र का जो हर पीपल है, जनता है, उसके पास ही इसका वो हर शासन का हर आदमी जो है हिस्सा होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल्स। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि
लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता का द्वारा शासन है। After studying various definitions by different scholars, we come upon the conclusion that a democratic form of government has certain unique characteristics. अब इतने विद्वानों ने दिया इन डेमोक्रेसी के बारे में अपने अपने व्यू दिए, इसके आधार पर डेमोक्रेसी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, रूल ऑफ पीपल्स। In the form of a government system, democracy is the rule of the entire public. The meaning of public is group of people and every individuals. In this way, this is not the rule of a particular creed, language, culture. यानी कि इसमें क्या बताया गया, जनता का शासन होता है। इसमें मतलब जन समूह, पूरा जो ग्रुप होता है, प्रत्येक व्यक्ति या जनता का समूह होता है, वही लोकतंत्र का शासन करता है। और इसमें कोई भी जाति, कल्चरल, लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। नंबर 2, रूल इस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल्स। इसमें रूल जो है पीपल, लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, वही बनाते हैं रूल्स। तो इनडायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। डेमोक्रेसी इज ए सोर्स एंड नॉट द मीन्स। डेमोक्रेसी एक प्रकार से साधन है और ये साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है। मतलब शासन है, उसको एक साधन ही माना जाता है। साधन मीन्स जैसे कि in fact, in a democracy, the government is considered to be a source to fulfill the following means: protection of one's freedom and honor, second, increase in public welfare। यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और गौरव की रक्षा करना होती है और सभी के हित की इसमें बात होती है। नंबर 4, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड दी पीपल्स। इसमें जनता के प्रति गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। जैसे कि डेमोक्रेसी में शासन प्रणाली होती है, वो जो है सोवरेनिटी ऑफ पीपल्स, लोगों के प्रभुत्व को स्वीकार करती है। Therefore, in a democracy, the government is responsible towards the people regarding its workings। यानी कि पब्लिक जो है गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उसके वर्क पे आधार पे निर्भर करती है। दिस मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट एबोलिशेस द राइट ऑफ द पर्सन और डज नॉट रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट्स ऑफ पीपल और डज नॉट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, देन द पब्लिक हैज़ द पावर टू रिप्लेस इट्स। यदि गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है ढंग से, तो पब्लिक को पावर होती है उसे हटाने का। डेमोक्रेसी इज ए डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। टिल मॉडर्न टाइम the democratic government system has gone through several stages. In this beginning, there was individual democracy, which later changed into liberal democracy, and in present time, it has gained the form of associated with the notion of a public welfare state. This development has resulted into change where earlier democracy had laid emphasis only upon one's political freedom, his equality, and a constitutional form of governments। इसमें लोकतंत्र जो है एक प्रकार का डेवलपिंग शासन होता है, जिसमें कि आधुनिक काल में प्रारंभ में जो व्यक्तिवादी था, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित लोकतंत्र था, जो बाद में लिबरल हो गया, उसमें बदल गया। वर्तमान में यह लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने लगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने लगा। और इस डेवलपमेंट का यह रिजल्ट हुआ कि जहां प्रारंभ में व्यक्ति की जो राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता होती थी और संवैधानिक पर ही बल दिया जाता था, वहां पे अब सोशल और इकोनॉमिक क्षेत्र में इक्वालिटी और जजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसको भी इसमें स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में उसकी वैल्यू को भी आंका गया है, मोरल वैल्यूज को भी इसमें आंका गया है। इन मॉडर्न वर्ल्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए डेमोक्रेसी आर कॉमनली विजिबल इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। अब मॉडर्न टाइम में जो रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी के, वो दो तरह से हमें दिखाई देते हैं। एक तो
पार्लियामेंट्री फॉर्म में, गवर्नमेंट के फॉर्म में, और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म के तौर पे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम is an excellent example of the parliamentary form of government, and the government system of United States of America is an example of presidential form of government। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक तरह से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और जो अमेरिका का जो सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, एक अच्छा उदाहरण है। स्विट्जरलैंड इज वन सच कंट्री इन विच पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन अडॉप्टेड इन मिक्स्ड फॉर्म्स। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे दोनों ही फॉर्म्स गवर्नमेंट के हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, दोनों को यहाँ पे अडॉप्टेड मिक्स फॉर्म में किया गया है। अब फोर्थ पॉइंट है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी का जो हम एग्जामिनेशन करते हैं क्रिटिकल फॉर्म में, यानी कि उसके क्या आलोचनात्मक हैं, इसमें हम दो चीज़ों का करेंगे। ये तो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें हमें दोनों चीज़ों का इसमें स्टडी करेंगे हम। तो अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है 10th बोर्ड के एग्जाम्स में कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी में आप दोनों ही चीज़ों का उल्लेख करेंगे, एक तो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑन द वन हैंड, the renowned scholars like Burke considered the entire democracy as shameless conception, while on the other hand scholars like Lowell consider it the best governance। तो एक तरफ तो जैसे बर्क जैसे विद्वान हैं उन्होंने लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, और दूसरी ओर लॉवेल जैसे स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ कंसिडर किया है, बेस्ट गवर्नेंस, सर्वश्रेष्ठ शासन इसको माना है। Hence, in order to conclude it, we need to study its merits and demerits। तो हमें इसके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके दोनों ही गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे। फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। मेरिट्स का मतलब होता है इसके गुण, डेमोक्रेसी के गुण हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। A democratic government is run by the representative elected by the pupils. They win the election on the basis of their promise of making an increase in public welfare, and they also have to contest election in the future. Therefore, these representatives run the government in public welfare. In a democracy, the government is responsible toward the people, and therefore they take interest in performing works of पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा, वो इलेक्शन जीतते हैं और वो इसी प्रेमाइसिस पे जीतते हैं कि उनको क्या क्या काम करने होते हैं। यदि वो पब्लिक वेलफेयर में अच्छा काम करते हैं तो वो फ्यूचर में बने रहते हैं, और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नमेंट में पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ढंग से यदि काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक के प्रति। देयरफॉर दे टेक इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ ए पब्लिक वेलफेयर। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पब्लिक वेलफेयर में भी इस इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये एक लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है, इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। Second, efficient administrations. Democracy is considered to be the most efficient form of administration. There are various reasons for efficient administration of democracy. For example, in a democratic government, the policies are formed as per public verdicts. Therefore, the public extend its support to implement them, and the government is responsible toward the people, and this assist in maintaining the efficiency of the administrations। क्योंकि इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में कई ऐसे रीजन होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी बताते हैं, जिससे कि डेमोक्रेसी की इफिशिएंसी भी पता लगती है, और इस शासन में नीतियां जो है पब्लिक के जो जनमत होता है उसके अनुसार ही बनाई जाती हैं। इसलिए इसे लागू करने में जन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि कुछ पॉलिसियाँ जो लागू हो जाती हैं और पब्लिक को भी लगता है कि हाँ कुछ हमारे लिए काम हो रहा है, तो पब्लिक भी सपोर्ट करती है। इसलिए
डेमोक्रेसी में जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और इसमें यह शासन कार्य कुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। नंबर 3, सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पब्लिक डिस्कस ऑन इट्स इश्यू एंड आल्सो गिव एडवाइस। इसमें पब्लिक जो है कोई इश्यू होते हैं, जैसे कि कोई समस्या होती है, उन पर पब्लिक अपनी राय प्रकट करती है और एडवाइस, है ना, एडवाइस देती है। द कॉमन पब्लिक गिव देयर ओपिनियन थ्रू सोर्स ऑफ पब्लिक वर्डिक्ट्स एंड थ्रू जनरल इलेक्शंस। और सामान्य जनता जो है जो जनता के जो वर्डिक्ट्स है, यानी कि जो इच्छा है पब्लिक की, और थ्रू जनरल इलेक्शंस, उसके द्वारा ही इसका निचोड़ निकल के आता है कि किसी ने रिप्रेजेंटेटिव ने कार्य किया है या नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो एवरी सिटीजन रिमेन्स अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ही लर्न्स टू सैक्रिफाइस हिज इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो हर सिटीजन जो है अवेयर हो जाता है अपने अधिकारों के प्रति, ड्यूटीज़ के प्रति, और वो लर्न टू सैक्रिफाइस हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब अपने जो हित होते हैं उनको त्याग करना, छोटे छोटे बड़े हित होते हैं उनको त्याग करना भी सीख जाता है। ड्यू टू दिस मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, गेटल हैज कॉल्ड डेमोक्रेसी एज ए स्कूल इम्पार्टिंग द एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप्स। और इस गुण के कारण ही जो गेटल है, उन्होंने डेमोक्रेसी को सिटीजनशिप की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। डेमोक्रेसी को अपनी जो सिटीजन है उसकी एजुकेशन देने वाला स्कूल भी कहा है। नंबर 4, सोर्स ऑफ एथिकल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा, एथिकल माने नैतिक शिक्षा का एक साधन भी है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड एथिकल एजुकेशन टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू लोवेल। अ डेमोक्रेसी strengthen an individual's notion of ethics and spirituality। तो जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो व्यक्ति को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। उसमें लोवेल के अनुसार डेमोक्रेसी जो है किसी व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। In practice, we can notice that in democracy, an individual's personality gets out from the bonds of four walls of a house and gets extended till the extent of a public welfare, and he starts to behave in a cooperative, tolerant, liberal and compassionate way with his companions। अब इसमें जो ब्राइस है उनके अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी में जो व्यक्ति है वो पॉलिटिकल का उनको अधिकार मिलते हैं और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, और व्यक्ति जो है कर्तव्य अपनी ड्यूटीज के प्रति मतलब वफादार हो जाता है। और व्यवहार में भी हमें देखने को मिलता है कि जो लोकतंत्र है उसमें परिवार की जो लिमिटेशंस होती हैं उससे निकलकर मतलब अपने सार्वजनिक हित जो जिसमें लोगों का फ़ायदा होता है उसमें व्यक्ति जो है इन्वॉल्व हो जाता है, और वह अपने साथी जो नागरिक हैं उनके सहयोग से और उनकी सहिष्णुता और लिबरलिटी और उनकी सहानुभूति का वो जो है व्यवहार करने लगता है। टॉलरेंट, लिबरल, कंपेशनेट विद हिज कंपेनियंस, और वो कोऑपरेटिव नेचर का हो जाता है। एजुकेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म्स, देशभक्ति की शिक्षा। Democracy also develop the spirits of the patriotism. In a democracy, a state is not considered to be property of a group of representatives. Instead, it is regarded as public property. By this, the spirit of affection and respect toward the nation develops among the citizens. According to Mills, a democracy helps in developing the spirit of patriotism। अब जो एजुकेशन है पेट्रियोटिज्म की यानी देशभक्ति की शिक्षा मिलती है, इसमें क्या होता है कि राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। और जो मिल है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि जो लोकतंत्र में लोकतंत्र जो होता है डेमोक्रेसी, वो जो है देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल्ट्स, क्रांति से सुरक्षा, यानी रिवॉल्ट्स मतलब क्रांति, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, यानी क्रांति से सुरक्षा मिलना। रिवॉल्ट्स टेक प्लेस इन सच स्टेट वेयर द
power of ruling lies in the hands of a particular section, and this section rule by the neglecting the issue of public welfare. But the situation is absolutely opposite in a democracy, and therefore there is no scope of a revolution in it. In a democracy, the power lies in the hands of the people, and the government is responsible toward the people. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है, जहाँ पे क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है, तो लोकतंत्र में इसकी विपरीत स्थिति है। इसमें क्रांति की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, और जो डेमोक्रेसी में जो शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा सुनने का हक होता है, अधिकार होता है। और साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध वोटिंग करने की क्षमता होती है। एवरी पीपल हैज़ राइट टू कन्वे देयर ओपिनियन एंड कंटेस्ट इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी। तो जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें उस समय पे विरुद्ध मत भी कर सकता है यदि किसी को असहमति है, लेकिन क्रांति की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 7, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इसमें समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन होता है, यानी इक्वालिटी, समानता, फ्रीडम माने स्वतंत्रता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्पेक्ट द notion of equality and freedom of individual. It does not discriminate among the citizen on the basis of caste, religion, language, gender, wealth, etc., and believes in equality of justice for all and protection of the judiciary. तो इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे भेद नहीं किया जाता है, सिटीजन पे, नागरिकों पे, ऑन द कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर के बेस पे, लेकिन और इसमें जो है सभी के लिए जस्टिस होता है और प्रोटेक्शन भी होता है, उनका जो न्याय है उनको, उनकी भी सुरक्षा की जाती है। नंबर 8, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। An independent and impartial judiciary is established in democracy which protect an individual from the atrocities of the legislator and the executive and thus protect the right of an individuals. अब इसमें क्या होता है, किसी की जो स्वतंत्रता है और इम्पार्शियल जुडिशरी यानी कि निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की व्यवस्था होती है, जिसमें जैसे कोई व्यक्ति है उसको इसमें उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उससे ये बचा लेती है, क्योंकि इसमें निष्पक्ष न्यायपालिका है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। सच ए जुडिशरी प्रोवाइड एन इंडिविजुअल द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिंग द इनकरेक्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक द गवर्नमेंट ओबे इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़। और इसमें जो है न्यायपालिका व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था देती है, ऐसे साहस देती है, जो कि यदि शासन की कोई अनुचित नीतियां हैं तो उसको विरोध करने का साहस होता है, और उस गवर्नमेंट से उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है, मर्यादाएं हैं, उसका पालन भी कराती है। तो डेमोक्रेसी एक प्रकार का ऐसा हथियार है जो कि निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करती है। नंबर 9, हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग आर्ट, लिटरेचर, कल्चरल एंड साइंस। इसमें कला, साहित्य और संस्कृति है, उसके प्रोग्रेस में भी ये हेल्पफुल है। डेमोक्रेसी डज नॉट प्लेस एनी फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑन आर्ट, लिटरेचर, कल्चरल एंड साइंस एंड इंस्टीड इट्स एडवोकेट फॉर द डेवलपमेंट ऑन ए लार्ज स्केल्स एज कंपेयर टू अ डेमोक्रेसी। मोनार्ची प्लेसेस कंट्रोल ऑन all these sector because in monarchy the freedom of expression and action does not exist. लोकतंत्र की तुलना में जो मोनार्की वाद है, जिसमें कि एक राजा प्रथा होती है, इसमें क्या होता है कि क्षेत्रों पे इन पे नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ पे विचार और कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। और जबकि डेमोक्रेसी में आपका आर्ट है, एजुकेशन है, साहित्य है, संस्कृति है, इसके लिए इसमें विशेष व्यवस्था होती है। Therefore, in a monarchy there is a lack of development in the field of art, literature and cultural, and obstacle also development in the field of science. और विज्ञान के विकास में बाधा आती है जहाँ पे मोनार्की होता है, यानी कि डेमोक्रेसी नहीं होता है।
तो वहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, कल्चरल ऑब्स्टिकल्स, यानी कि इनका पर्याप्त विकास भी नहीं होता है। Constitutionalisms, इसमें संविधानवाद में आस्था के बारे में पक्ष रखा गया है। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस मीन्स दैट डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ इन कंट्रेरी टू ए रूल अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक, एंड इट accepts द सच लॉ विच रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है उसका रेस्पेक्ट करती है डेमोक्रेसी, और पीपल्स के जो लाइक और डिसलाइक के आधार पर जो नियम हैं उन्हीं को इसमें प्रधानता दी जाती है, जिससे कि डेमोक्रेसी जो है संवैधानिक तौर पे विश्वास करने योग्य होती है। दिस मीन्स दैट अ डेमोक्रेसी फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉडरेट गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है मॉडरेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में विश्वास करती है बजाय इसके कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म में। मॉडरेट गवर्नमेंट का मतलब होता है सीमित शासन, और ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश शासन। एंड रेस्पेक्ट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और पावर का जो शक्ति का जो सेंट्रलाइजेशन ना होकर इसको डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि कई लोगों में बांट दिया जाता है, इसका यह सम्मान करती है। A powerful government systems, democracy inducts the spirit of nationalism in the individuals, and it is type of government formed on the consent of pupils। इसमें जो है पीपल के कंसेंट में ही गवर्नमेंट बनाई जाती है, और किसी भी इंडिविजुअल की जो राष्ट्रभक्ति है उसकी स्पिरिट के बारे में इसको इंडक्ट करती है। Therefore, whenever the nation faces a crisis, the entire population mutually stand against it in the form of an individuals। जब भी कभी हमारा राष्ट्र कोई क्राइसिस को फेस करता है, मुसीबत आती है, तो जो पूरी समूची पॉपुलेशन है वो इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, चाहे वो एक व्यक्ति ही क्यों ना खड़ा हो। सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, the history of monarchs, feudal and autocrats ruler show that many times these types of system have posed danger to world peace। और जैसे कि हमें इतिहास से पता लगता है मोनार्की और फ्यूडल और ऑटोक्रेट से, ये जो है विश्व शांति में खतरनाक हैं। The possible reason of this in the fact that these type of governments believes in military rule, rigid foreign policy and expansion। और इसके कारण यह है कि जो इनकी जो गवर्नमेंट है मोनार्की, फ्यूडल और ऑटोक्रेट्स की, ये जो है गवर्नमेंट जो मिलिट्री रूल में विश्वास करती है, रिजिड फॉरेन पॉलिसी यानी कठोर विदेशी नीतियां और विस्तार में विश्वास करती हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, बट डेमोक्रेसी बिलीव्स इन वर्ल्ड पीस एंड सपोर्ट्स, विश्व शांति और सपोर्ट पर विश्वास करती है। दिस इज द रीजन दैट ए डेमोक्रेसी बिलीव्स इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ मिलिट्री रूल एंड ट्राइज टू सॉल्व द dispute which arise between the respective state through mutual discussion and agreement as per the international law। तो ये जो इसका कारण है कि जो डेमोक्रेसी है यह जो शांतिपूर्वक वातावरण में मिलिट्री रूल्स के स्थान पे कोई डिस्प्यूट होता है उसको वार्ता से रेस्पेक्टिव स्टेट्स थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन, मतलब आपस में शांति वार्ता के द्वारा और एग्रीमेंट के द्वारा, संधि के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर विचार विमर्श के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।